एनवीएन के खास प्रोग्राम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज का हमारा विषय बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, जिसमें अरुण शर्मा जी हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ विचारक और बीजेपी के फाउंडर मेंबर मौजूद हैं। तो पहला सवाल हम अरुण जी से ले लेते हैं। अरुण जी, आप क्या सोचते हैं कि जेपी नड्डा का समय पूरे होने के बाद भी अभी तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है? क्या है कारण इसका? जी सर, जहां तक बात जेपी नड्डा साहब की है, तो वैसी सूरत हाल का व्यक्ति मिलना थोड़ा कठिन होता है। कारण एक तो जो उनकी छवि रही या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, वो काफी बीजेपी से जुड़े थे और पृष्ठभूमि भी उनकी बहुत अच्छी रही। वो प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं। उनके उनके जो हिमाचल में बहुत अच्छा, अनंतपुर साहब के पास उनका बहुत अच्छा रुतबा भी है और छात्र जीवन से ही वो जुड़े रहे, एबीवीपी से भी जुड़े रहे। तो वैसी चोट का आदमी पहली बार जो है वो ऐसा व्यक्ति आया जो यस्सर होने के साथ साथ थोड़ी समझ भी रखता था। वो पढ़ा लिखा आदमी। ये बात ठीक है कि उसने मोदी साहब को ईश्वर भी कहा, जनता से ये भी कहा कि आपको अगर आशीर्वाद लेना है तो आपको मोदी जी को मनाना होगा। ये बात सारी ठीक है, पर अगर हम किसी पार्टी अध्यक्ष के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो अरविंद सिंह लवली जैसा ना हो, जो दिल्ली का अध्यक्ष 2 बार होने के बाद बीजेपी में चला गया, कांग्रेस का। तो ऐसा अध्यक्ष बीजेपी नहीं चुनती। और जहां तक देरी की बात है, तो जो सिचुएशन है वो देरी करा रही है। बीजेपी खुद से देर कर रही हो, ऐसा मेरी समझ से परे है। उसका कारण ये है कि बीजेपी हमेशा कार्ड जो है तब खेलती है जब वो विनिंग पोजीशन में हो, और बीजेपी आज की डेट में विनिंग पोजीशन में नहीं है। कारण उसका ये है कि जो धक्का उनको लोकसभा चुनावों में मिला है उसका असर अभी गया नहीं है। मोदी जी की बौखलाहट आपने कल भी देखी होगी, लाल किले की प्राचीर से इतने ढेर सारे विषय चुनने के बावजूद भी किसी एक विषय पर उन्होंने क्लैरिटी नहीं। यही हाल बीजेपी में है, क्योंकि तानाशाही जो है वो किसी एक सीमा तक ठीक रहती है, उसके बाद वो बोझ लगती है। और ये जो बीजेपी अध्यक्ष का पद है, ये अब अध्यक्ष पद ना होकर एक बोझिल अध्यक्ष पद बन गया है, जो बोझा ढो रहा है उन लोगों का जिसके अंदर 35 से 45% सिटिंग मेंबर कांग्रेस के या दूसरे दलों से आए हुए हैं, जो बीजेपी के आंतरिक मसलों को नहीं मानते, जो स्वच्छंद हैं, जो उड़ने के लिए बेताब हैं। अब 35% तो दूसरे पार्टियों से लोग आ गए, उनमें से तो नहीं बनाया जा सकता अध्यक्ष। और ये भी जरूरी है कि उनका महाराष्ट्र से कोई ताल्लुक होना चाहिए, जैसे गडकरी साहब का रहा, बहुत अच्छे अध्यक्ष रहे, 2 बार बने। तो मेरा मानना ये है कि जो देरी है ये स्वाभाविक तौर पर है। और अभी आपने महाराष्ट्र चुनाव की बात कही, जिसमें झारखंड के भी चुनाव होने थे, तो बीजेपी उन चुनावों को इसीलिए घोषित नहीं कर पाई क्योंकि मोदी साहब के मन में डर है हार का। और आपने देखा होगा अभी एक टैली भी आई थी जिसमें उनकी प्रतिष्ठा गिर रही है राहुल जी की बढ़। तो मोदी जी एक ऐसा उपयुक्त तो समय ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है 26 नवंबर के बाद वो समय आएगा, तब तक शायद नड्डा साहब ही इस पोस्ट को, चाहे वो धारा 19 हो, उनके जो का आर्टिकल लिखा हुआ है उसका धारा 19 में जैसे चुनाव होते हैं, उसका चाहे वायलेशन क्यों ना हो, वो उस वायलेशन को कर लेंगे, परंतु जल्दबाजी में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे जो बाद में जाकर उनको कष्ट दे, बाद में उनके लिए एसेट बने, लायबिलिटी ना बने। जी शर्मा जी, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। हमारे साथ एसपी त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं।
जो वरिष्ठ पत्रकार हैं नमस्कार। और बीजेपी की तमाम प्रतिक्रियाओं पर नजर रखते हैं बहुत गहराई से, आप कवर करते रहे बीजेपी को। एसपी त्रिपाठी साहब, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरा आपसे ये सवाल है कि नड्डा जी का समय पूरा हो गया। जी जी समय पूरा हो गया है और 2014 में शाह साहब अध्यक्ष बने थे, जिनको एक और कार्यकाल मिला। उनका कार्यकाल 2020 में पूरा हो गया। उसके बाद में जेपी नड्डा साहब को कमान दी गई। जेपी नड्डा जी के जमाने में बीजेपी का ग्राफ गिरा भी है, कई जगह वो हारे भी हैं पार्टी। यहाँ तक कि उनका जो गृह राज्य है हिमाचल, उसमें भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और लोकसभा में 303 से घटकर 240 पर सिमट गई बीजेपी। तो क्या कारण है कि अब नड्डा जी को चेंज नहीं किया जा रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है और नए अध्यक्ष अभी चुनने में समय लग रहा है? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि बीजेपी अभी जो हार हुई है उसको लोकसभा में, वो अभी उस बौखलाहट से बाहर नहीं निकल पा रही है, उस हार से अभी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसकी वजह से पहले तो ये कहा गया हारने के बाद कि इनको तुरंत जो है बदल दिया जाएगा और उसके बाद जो है एक अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वो भी सब चीजें कुछ नहीं हो पाया। और उसका कारण मुझे ये अभी तक नहीं समझ पाया कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा के हार जीत के लिए उत्तर प्रदेश में बातचीत हो रही है, उत्तर प्रदेश के लीडरशिप से झगड़ा हो रहा है। होना ये चाहिए कि लोकसभा का जो चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर उनको नहीं हटाया गया जेपी नड्डा जी को, तो इनको खुद रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो पाया? इंटरनल डेमोक्रेसी की बड़ी बात की जा रही है। बीजेपी पूरी दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी कही जाती है, जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं, वो अपने अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों नहीं ला पा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। और रही बात ये कि वो कब करेंगे, वो तो उनका मामला है बीजेपी का कि उनको कब अपने अध्यक्ष को बनाना। अभी कह रहे हैं कि 17 कल जो है इसमें यहाँ पर बैठक हो रही है, राष्ट्रीय स्तर की नेता वहां उस पर डिस्कस करेंगे, फिर लोकसभा चुनाव की भी समीक्षा होगी। और अभी आज आपने देखा हरियाणा का डिक्लेयर हो गया चुनाव, तो वो सब चीजें हो सकता है अभी कहते हैं कि भाई चुनाव हो रहा है, चुनाव की वजह से अभी नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें बहाना होगा। लेकिन जी जेपी है कि उनको रिजाइन करना चाहिए था अगर पार्टी की हार हुई है तो। जी, मैं आपको ये याद दिला दूं कि अभी संडे को गुजरे हुए रविवार को भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें शाह साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे और हमारे राजनाथ सिंह जी थे। उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको अध्यक्ष पद दिया जा सकता है, लेकिन उनको मंत्रालय दिया गया है। तो ऐसे में क्या कारण है त्रिपाठी साहब के चुनाव का समय नहीं आ रहा और उनको नहीं हटाया जा रहा? देखो सर, आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं, माथुर साहब भी है, प्रोफेसर माथुर साहब भी है सर। आप ये देखिए कि बीजेपी हमेशा अप्रत्याशित फैसलों के लिए जानी जाती है और ये कब किसको मुख्यमंत्री बना दे, कब किसको अध्यक्ष बना दे, ये पता नहीं चल पाता है। और मीटिंग्स के दौर जो है पार्टी के अंदर, प्रधानमंत्री के आवास पर भी कई बार मीटिंग हुई है। जैसे आप कह रहे हैं कि शिवराज जी की बात हो रही थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, बनाया जा सकता है, ऐसी खबर हम लोगों को भी मिल रही थी। पार्टी के अंदरूनी जो सोर्स बता रहे थे कि इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अभी मेरा मानना है कि ये फैसला इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। इसके लिए अभी कह रहे हैं कि संगठन के चुनाव होने हैं, पूरा चुनाव होगा, उसके बाद जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो जो उसके संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे, फिर कहेंगे अध्यक्ष। तो वो दिसंबर जनवरी के बाद ही हो सकता है। और किसको बनाएंगे ये पार्टी के अंदर तय करना है उसको। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, अभी तक इन लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया है। अगर शिवराज जी को बनाना था तो इनको अध्यक्ष क्यों उनको 2 विभाग क्यों दे दिए गए, है ना? तो अप्रत्याशित घोषणा करते हैं कि जब लोगों को थोड़ा झटका लगे और जो कुछ लोग हैं उनको भी ऐसा लगे कि हाँ फैसला होता है इस तरह से।
पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी दिखाई जाती है नहीं वैसे पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी। जी जी शर्मा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि बीजेपी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि स्टेट में इलेक्शन नहीं हुए हैं, जिस कारण से जो सेंट्रल लीडरशिप है वो नहीं बदली जा सकती। दूसरी बात ये कही जा रही है कि 4 स्टेट में इलेक्शन होने वाले इसी साल, जिनमें से 2 का ऐलान हो चुका है और 2 का ऐलान नहीं हुआ। तो इन इलेक्शन के बाद में इस लीडरशिप को चेंज करने की बात हो सकती है, क्योंकि जो भी नया सदर आएगा, जो भी अध्यक्ष आएगा, वो पार्टी को समझने में उसे समय लगेगा, स्ट्रेटेजी बनाने में समय लगेगा। जबकि हालात ये बताते हैं कि अभी तक सारी स्ट्रेटेजी मोदी जी और शाह के लेवल पे बनती है और पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो केवल उनका एक चेहरा होता है या वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्योंकि आप फाउंडर मेंबर रहे हैं? जी सर, बात यह है कि जो मोदी और शाह साहब की पर्सनैलिटी है, उसके सामने उनके कद का कोई व्यक्ति उन्होंने स्वयं ही नहीं चुना। अभी आपने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, अच्छा कद था उनका, राजनीति में अच्छी पकड़ थी उनकी, राजनीति को भीतर तक समझते थे, परंतु उनको किनारे लगाने के चक्कर में, और हमारे रमन सिंह साहब थे छत्तीसगढ़ वाले, अच्छा जानकारी रखते थे, अच्छी पकड़ थी, 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे। तो मेरा मानना यह है, जब हम अपने ही घर में ईर्ष्या करने लगे, जैसे मेरा बेटा मुझसे ज्यादा लायक निकल आए, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। परंतु ये ईर्ष्या की बात कब से होने लगी? जब से मोदी साहब 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। और आपने देखा 2001 में जब उनको थोपा गया तो किसको रिजाइन करने के लिए बोला था, और वो हिरेन पांड्या आज कहां हैं? उनको जीवन से ही साफ कर दिया गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको दे सकता हूं, नाम भी दे सकता हूं, कोई डर वाली बात नहीं है, सारा चिट्ठा सबको पता है। हत्या अपराधी भी रहे शाह साहब, तो उनके कद काठी का व्यक्ति जो किसी तरह से दूसरे को क्रश करके, और उसमें जो बीजेपी की मूल भावना है हिंदुत्व वाली, उसको ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे लगता नहीं है। हालांकि है 10-12 इनके पास, परंतु ये नहीं चाहते कि इनके कद के बराबर उनका कद हो जाए। जैसे मैं बात करता हूं, जो सिंधिया मैडम है राजस्थान में, बहुत अच्छी पकड़ रखती है, बहुत अच्छी समझ रखती है, राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव है, परंतु बीजेपी स्त्रियों को सम्मान नहीं देती। मुजफ्फर भाई, ये लोग मुसलमानों को टिकट नहीं देते। किस लिए? क्योंकि आरएसएस का एजेंडा नहीं है। आरएसएस नफरत की राजनीति से आई हुई एक ऐसी जमात है जो देश में एकता देख नहीं सकती। जबकि बीजेपी का जो इतिहास रहा है, आपने देखा होगा, अटल जी को बहुत बार अच्छे व्यंग करते थे। संसद के अंदर हमने बहुत अच्छी जिरा देखी है, बहुत अच्छी तहरीर करते थे। आज ऐसा है कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, परंतु आपको पता होगा, अनुराग ठाकुर जैसे, प्रवेश वर्मा जैसे, स्मृति ईरानी जैसे, विजय वर्गीस जैसे, ये बहुत सारे लोग जब आगे आ गए और उनको प्राथमिकता देनी शुरू कर दी, और इसमें मैं जो दिल्ली के विधोड़ी साहब हैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, तो वर्चस्व किनका हो गया? जो आउटस्पोकन हो। मोदी जी स्वयं इतनी मतलब उनकी भाषा शैली इतनी निचले स्तर पर चली जाती है कि वो कहीं भी कोई भी नाम ले लेते हैं, महिलाओं के विषय में बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए व्यक्तित्व के चुनाव में उतनी गड़बड़ नहीं है जितनी कि इस बात में गड़बड़ है कि उनकी हुक्म अदूली को मानने वाला व्यक्ति उनको नहीं मिल पा रहा। असल बात ये है। और दूसरी बात है, बीजेपी में जो मंथन है वो ये है कि महाराष्ट्र से कोई आए
या गुजरात से कोई आए, और ऐसे कद का व्यक्ति ढूंढना जो नड्डा जैसा हो, और या जो ये कह दे मोदी जी से कि आप तो विष्णु रूप हो, आप तो खुदा के बिल्कुल दूत भेजे हुए ऐसे दूत हो, आप परम परमेश्वर हो, तो ऐसा अब मिल नहीं रहा। कारण क्योंकि 10 वर्ष लोगों ने उनको भोग लिया, और वो जिस पे उंगली रखेंगे उसको बनना भी पड़ेगा। तो ये बोझ वाला जो अध्यक्ष पद है, ये शायद कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है शिवराज को फिर से कहें और वो मना कर दें, ऐसी भी सूचनाएं हैं। परंतु मेरा मानना ये है, हम जितना डिस्कस कर रहे हैं ये उतना आसान विषय है नहीं, कम से कम बीजेपी के लिए तो नहीं है। बीजेपी को आज टोटा, जिसको हम कहते हैं ना देसी भाषा में, टोटा पड़ा हुआ है कि कोई आए और अध्यक्ष बन जाए और इनके सुर में सुर मिलाकर बात करे। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अंदर खाते बहुत सारी बगावत हो चुकी है, और जो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसा कोई टूट फूट होती नहीं है। और एक आपको और अपग्रेड कर देता हूं, दिल्ली के भी अगले वर्ष चुनाव होने हैं और जनवरी में ही होने हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, मेरी समझ से बाहर है। इतना घोर संकट बीजेपी में पहले कभी नहीं हुआ। आप देखें कि कौन कौन अध्यक्ष रहा है इनका। आप नितिन गडकरी जी साहब से बात करें, राजनाथ सिंह हैं, फिर लाल कृष्ण आडवाणी फिर दोबारा आए, उससे पहले जयना कृष्णमूर्ति रहे, बंगारू लक्ष्मण रहे, मुरली मनोहर जोशी रहे। ऐसे कद के लोग आज बचाए ही नहीं है इन्होंने, उनकी हत्या, राजनीतिक हत्या खुद ही कर दी है, और अब ढूंढने निकले हैं पिटारा लेकर कि अध्यक्ष कोई बन जाए। तो मुझे लगता है ये इतना आसान टास्क नहीं है, ये मुश्किल होगा। और जब तक भागवत साहब इशारा नहीं करेंगे, जब तक ये लड़ाई योगी साहब की और शाह साहब की चलती रहेगी, तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली। दूसरी बात, जब तक ये हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है इनको अच्छा अध्यक्ष मिल पाए उसमें भी दिक्कत है। क्योंकि आज समाज में सारे धर्मों के लोगों की इज्जत बड़ी है, मुसलमानों की इज्जत बड़ी है, जैनियों की इज्जत बड़ी है, वैश्य समाज की इज्जत बड़ी है, क्योंकि ये सारे देश प्रेमी लोग हैं। इनको चाहिए वो जो इनकी डुगडुगी बचाए, और ऐसा कोई आज मुझे लगता नहीं है कि आज कोई बीजेपी में बचा है जो इनकी डुगडुगी बजाए। तो ये संकट काल है, संक्रमण काल है, देखो क्या होता है। कोई ऐसा आदमी आ जाए जो हो सकता है मोदी साहब को कह दे आप विष्णु अवतार हैं, तो उसको बना दिया जाए। तो आप इंतजार करें। और ये बात बिल्कुल त्रिपाठी जी की बिल्कुल ठीक है कि दिसंबर जनवरी से पहले इसका निर्धारण होगा, मुझे शंका है। जी त्रिपाठी साहब, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली कितने चक्कर लगाए और उन्होंने यूपी में जो जो कुछ हुआ वो सब आपकी नजर में है। तो ये भी माना जा रहा था कि मौर्य जी हो सकते हैं अध्यक्ष, क्योंकि जेपी नड्डा जी जिस तरह लॉयल थे शाह और मोदी जी के और जितने भरोसेमंद थे, उसी तरह ये माना जा रहा था कि मौर्य जी भी होंगे। तो आप क्या कहते हैं इस विषय पर कि देखिए सर, अगर मौर्य जी को अध्यक्ष बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बीजेपी के सद्बुद्धि पर जो है तरस आएगी। और जहां तक आपने कहा, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, आप भी जानते हैं कि जो विवाद है और जो केंद्र और योगी जी के बीच में जो विवाद है, उसमें बैकबोन ही है मौर्य जी। जिस तरह से केंद्र की तरफ से उनको बढ़ावा दिया गया, हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाए रखा गया, और जो लगातार विरोध हुए, उनका विरोध हुआ, और उसके बाद भी इंटरवीन नहीं हुआ प्रधानमंत्री की तरफ से, और ये दायरा जो है योगी जी की नाराजगी बढ़ती गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि आप जो है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की करारी हार उत्तर प्रदेश से हुई, जो उम्मीद नहीं की जा रही थी, है ना। तो वो सब चीजें हैं जिसकी वजह से उसमें उनका भी, मेरा ये मानना है पत्रकार होने के नाते, कि जो गड़बड़ी हुई, जो उनको बढ़ावा दिया गया। और आपने देखा खाली मौर्य ही नहीं,
जो दूसरे डिप्टी सीएम है उनको जो बढ़ावा दिया गया, उससे जो लोकल लीडरशिप थी उत्तर प्रदेश की, जो बीजेपी के लोग हार्डकोर नेता थे, वो लोग भी नाराज हुए, उसका भी परिणाम भुगतना पड़ा चुनाव में। और उसके बाद भी जो खबरें चलाई गई, उनको बार बार दिल्ली बुलाया गया, उसमें ये हुआ कि भाई इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गलती बीजेपी करेगी। रही बात ये कि उसको चुनाव में उसको बीजेपी का जो है कैंडिडेट नहीं मिल रहा है अध्यक्ष का, तो मुझे नहीं लगता सर, इतनी बड़ी पार्टी है और इसको कुछ तो कहा ही जा सकता है कि ये चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव तो उनके लिए वो चाहते नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनके ऐसा नहीं है कि उनके पास नेता नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन अभी वो नहीं चाहते हैं कि, आप देखिए, आपको याद होगा कि जो खबरें चली बाद में कि संघ नाराज है, संघ नाराज है, संघ के नाराजगी के पीछे एक जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया कि हमें जरूरत नहीं है संघ की। वो उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी बहुत कोशिश नहीं हुई। अगर उनको हटा दिया गया होता तब भी हो सकता है नाराजगी दूर हो गई होती, लेकिन उसके लिए अलग से तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो मेरा ये मतलब मानना है कि बीजेपी अभी उनको हटाना नहीं चाहती है, और हटाएगी भी तो तरीके से हटाएगी। जनवरी फरवरी में जब भी चुनाव होगा, अध्यक्ष का चुनाव, जिस तरह से सारी राष्ट्रीय पार्टियों का जो चुनाव का है, उसमें चुनाव आयोग को भी बताना पड़ता है, सारी चीजें, उसमें वो प्रोसेस लेंगे। लेकिन ये कहना कि उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है, सारे नेता, सर मेरा मानना है कि किसी का वजूद नहीं है अभी दोनों प्रधानमंत्री का और अमित शाह के सामने। ज्यादा बड़े नेता, बड़े से बड़े नेता भी जो है, एक आध नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बड़े से बड़े नेता भी उनकी जो भी वो कहेंगे उनको मानने के लिए तैयार रहेंगे सर। तो जी शर्मा जी, आप ये मानना है कि वो कभी भी तय कर सकते हैं, लेकिन अभी वो तय करना नहीं चाहते। जी जी शर्मा जी, आपकी पृष्ठभूमि आरएसएस से भी आती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि आरएसएस अभी जिन लोगों का नाम प्रपोज किया जा रहा है उनके लिए तैयार नहीं है, और जो रविवार को मीटिंग हुई उसमें जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के होस्ट भोले जी भी शरीक थे। तो क्या ऐसा कुछ है कि संघ का पसंदीदा आदमी बीजेपी ढूंढ नहीं पा रही है, या बीजेपी में जो लोग हैं वो उनको संघ पसंद नहीं कर रहा है? जबकि ये भी आप जानते हैं कि तमाम मंत्रालयों में संघ के लोगों को रखा गया था, जो मंत्री के साथ एक अलग से उनकी जिम्मेदारी थी सारे कामकाज को देखने की। क्या कहते हैं आप इस बारे में? आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। जहां तक संघ की बात है, आपने कई बार सुना होगा बीजेपी के विषय में ये कहते हुए कि चाल चरित्र चेहरा अलग है, पार्टी विद डिफरेंस है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि संघ की मनपसंद का आदमी अभी उनको नहीं मिल रहा। जो 3 नाम, सुनील बंसल वगैरह, जो तावड़े साहब का नाम है, मैं बता देता हूं आपको, इन तीनों को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। उसका कारण है, वो कारण है उसका कि जितनी कमजोरियां वो जान चुके हैं उनकी, मोदी साहब की और शाह साहब की, तो मुझे लगता है कहीं वो रिवर्स डिसीजन लेना शुरू ना कर दे इनके अगेंस्ट भी। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर का होता है, तो घाव कहां होता है, रिसाव कहां होता है, ये उसको पता होता है। ये बात मैं त्रिपाठी जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा अनसीन पैसेज हमें आया करता था ना इंग्लिश में। तो मुझे लगता है बीजेपी शायद क्लाइमैक्स जो है, या इस तरह का कोई अनसीन व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि रही हो, जो चुपचाप लगा रहा हो, जैसे कांग्रेस में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे शर्मा जी को उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ाया, मतलब वो व्यक्ति 40 वर्ष तक कांग्रेस की सेवा करता रहा, उसका नाम बाहर नहीं आया, और उसने क्या ठोस हार दी स्मृति ईरानी को। तो बीजेपी ऐसा व्यक्ति ढूंढ रही है अपने आरएसएस में, एबीवीपी के थ्रू आता हो व्यक्ति, बीएचपी में भी थोड़ी सर्विस की हो, इन्होंने विनय कटियार हो, कोई भी हो, किसी को छोड़ा नहीं है सर, सबको क्रश कर दिया है। तो ये घाटा अभी बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि भागवत जी अब
मोदी और शाह साहब पर विश्वास नहीं करते। भले ही उनके डिफरेंस ना हो, भले ही उनमें मतैक्य हो, भले ही वो विचार प्रकट रूप से ना करते हो, परंतु अंदर खाते भागवत जी भी मोदी साहब और शाह साहब की नीति से विरोध रखते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और आपने उनका नाम लिया, एक जो जिन्होंने, तो एक नाम और लिया आपने, तो वो भी मुझे लगता है वो भी तैयार नहीं है। हाँ, 31 तारीख से लेके 2 तारीख तक पलक्कड़ जो केरला है वहां इनकी 3 दिन की सभा होने वाली है। उसमें गंभीर रूप से इसकी चर्चा होगी। अंदर खाते जो 2, 4, 5 नाम इनके पास हैं उनको छांटा जाएगा, उनको तोला जाएगा और फिर उन नामों में से किसी एक नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी मार्केट में जो हम कहते हैं कि भारत में जो मार्केट है उसमें जो बीजेपी अध्यक्ष होगा वो कोई निश्चित नाम नहीं है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है वो है कि अपना अस्तित्व छोड़कर इन 2 लोगों की गुलामी करने वाला आदमी चाहिए, और वो भागवत साहब को मंजूर नहीं है। तो इसलिए संकट तो है, आरएसएस में भी है, बीजेपी में भी है, और भागवत साहब का आशीर्वाद प्राप्त हो और इन 2 व्यक्तियों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा कोई संयुक्त रूप से नाम सामने नहीं आ रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इस तरह के और भी कार्यक्रम करते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके जो सजेशन है वही हमको हिम्मत देते हैं आगे अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।